हेलो हेलो भाई सबको। क्या हाल चाल है? आवाज आ रही है? दिख रहा हूँ? कनेक्टेड है तो जरा थम्स अप दे के बताओ। सर्दी हो गई यार। बड़ी कड़क सर्दी है यहाँ पे। एकदम से बढ़ गई आज, आजकल में। क्या हाल चाल है भाई सबके? और कौन कौन रैली एंजॉय कर रहा? रैली एंजॉय कर रहे हो तो जरा बताओ, है ना, क्योंकि असली मजा उसमें ही है, चाहे बुल हो या बियर। ये देखो भैया, भव्या शर्मा सब कुछ पॉजिटिव बुलवाना आज पवन जी के मुंह से। अरे भैया 21,000 आ गया, मन नहीं कर रहा। एच का मन नहीं कर रहा। बिल्कुल साफ दिख रहा है सर, फुल एचडी में। चलो अच्छी बात है। आधा घंटे बाद इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ जाएगा, तब तक थोड़ा एनालाइज करते हैं। आ जाएं और लोग चार्ट मार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे उसके बाद। 12:30 1 बजे पवल की स्पीच है ना, तब तक पता नहीं कितने उल्लू जागेंगे। मैं तो जाऊंगा भैया। देखो, जो लोग सिंसियर हैं ट्रेडिंग में, वो सेंट्रल बैंक, स्पेशली यूएस फेड, इनकी कोई भी कमेंट्री, डेवलपमेंट मिस नहीं करते, है ना। स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस, काफ़ी कुछ बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है। सर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है, मंजूर खुदा होगा। हाँ, पहली बात तो ये बताओ, ऐसा मतलब निफ्टी 16-17 हजार से 21,000 आ गया, आपको ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी रैली आ गई? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी रैली आ गई, तो आपके लिए कुछ चौंकाने वाली बात बताऊंगा अभी। देखो, ये अपन है पुराने खिलाड़ी, ठीक है, तो डेटा के साथ बात करेंगे अभी। और लोग हैं टीम, अगर ऑनलाइन है तो ज़रा इन्फॉर्म कर दो कि लाइव स्टार्ट हो गया है। जिसको ज्वाइन करना है वो कर लेगा। वैसे तो सिर्फ उल्लू ही जागेंगे अपने साथ, है ना। बाकी लोग कल देख लेंगे। दिल दिया गल्ला है। यार इसको क्या हो गया यार? कनेक्टिविटी बिल्कुल सला हो जा भाई। यूएसपी जस्ट थोड़े से नीचे तो आए इवेंट के पहले। एक काम करो यार, मेरे को पिछले 2 साल, है ना, पिछले 2 साल की जितनी भी यूएस फेड मीट रही हैं उनकी डेट्स मुझे बताओ ना, डेट। तो अपन चार्ट पे वो सब प्लॉट करेंगे, वो सारे एरियाज, है ना। और देखेंगे कि यूजुअली अगर इवेंट के पहले ऐसा होता है तो बाद में क्या होता है, या, है ना, इस तरह का कुछ एनालिसिस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट काम काम की बात करेंगे। एक पब्लिक पोल किया जा रही है ना, आप लोग क्या लगता है कि एफओएमसी के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? कच्ची डोरियां डोरियां डोरियों से
आप लोग कमेंट्स ही पढ़ लेता हूँ, है ना। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं। एक पब्लिक पोल किया जाए ना, मार्केट बुलिश और बिलिश आफ्टर एफओएमसी। ठीक है, वोट करना वही सब लोग। मार्केट्स बुलिश और बिलिश, मार्केट्स आफ्टर एफओएमसी। बुलिश या फिर इसको सेकंड वाला साइड है ना, नॉन इवेंट अगर रहा तो। और थर्ड ऑप्शन बियरिश। देखते हैं भैया पल्ला किसका भारी है। वोट करो भाई सब लोग। कमेंट भी पढ़ लेता हूँ आपके, तब तक उसके बाद अपन चार्ट पे चलेंगे। प्रतुल कुनवार, आपके दर्शन से दिल खुश हो जाता है सर। बस भाई आप लोगों के लिए आता हूँ, प्यार है आप लोगों का। बोलिंजर बैंड यार, वीडियो बनाया मैंने, इस पे पैट्रियन पे अपलोड किया है, डेडिकेटेड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वाले सेटअप पे। विल कम टू सी लिसन वाइज रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। हाँ ये तो है यार, केप टाउन में जब मैं था ना तो रात के 2:30 बजे बहुत लोग लाइव आते थे यार। तो खैर उतना एक्टिव नहीं रहता मैं, बट शुरू कर देंगे कभी। क्या है, अपने मूड के ऊपर है। फुल एचडी में है ना, फुल एचडी का मजा ही अलग है। एक एक सफेद बाल दिखना चाहिए, नहीं दाढ़ी का सर का एकदम सेक्सी सेक्सी लुक। सर क्या होगा सर, डिफ्लेशन हो सकता है क्या, बिगेस्ट ट्रबल देन बस्ट। देखो अभी चलते हैं चार्ट पे, इस पर डिटेल में बात करेंगे ना क्या हो सकता है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और एसेट बबल, ये सब। पॉवेल की बॉडी लैंग्वेज से कुछ स्पेसिफिक वर्ड से भी काफी हिंट मिल जाती है। करेक्ट है। उल्लू लक्ष्मी का आने का लाता है। अरे टाइम जोन चेंज हो गया ना तो 1 घंटा खिसक गया, अदरवाइज 11:30 पे हो जाता था। बट ठीक है यार, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए लाइफ में। मैं तो खुद रोज 10 बजे 10:30 बजे तक सोने वाला आदमी हूँ, लेकिन आज जरूरी है भाई एफओएमसी, है ना। पोजीशंस हैं भैया अपनी अच्छी खासी बड़ी, तो सुनना तो पड़ेगा। बिकॉज नीचे एनसी उठा ली, लेकिन 30-35% कॉल्स। ओके भाई, अच्छी बात है। हेज हेज पोजीशन होनी चाहिए, जितना भी परसेंटेज हो वो आपके रिस्क के ऊपर है। बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, ऐसे कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है। बुलिश वाली मेजोरिटी है भैया, 47% लोग बोल रहे हैं बुलिश। राधे राधे दुर्गेश भाई। 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट कर दो सर जी। हाँ यार, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ स्टार्ट की थी जनवरी 2021 में। जनवरी, फरवरी, मार्च पीएनएल वगैरह भी दिखाते थे हर महीने। बड़ा अच्छा था यार। उसके बाद से कोविड ने जिंदगी झंड कर दी साला। तो वो एक चीज़ अधूरी रह गई यार, है ना। वैसे उस समय माहौल अलग था ना, अभी थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं, बट जो भी है अभी ये भी चल रहा है ना अपना। ट्रेड बुक मेंबर्स के साथ शेयर करता हूँ ना ऑलमोस्ट डेली। तो वो 10 लाख से स्टार्ट किया था, अभी 98 लाख के आसपास है ना। और 200 पॉइंट भी नीचे आ गया ना मार्केट, देखना आप फिर। अच्छी पोजीशन है उसमें। करेंगे स्टार्ट, है ना, कुछ नया।
आप लोगों के ऊपर है भाई। ठीक है, डेट्स बता दी आपने, तो अपन चार्ट पे चलेंगे अभी। 1% डाउन साइड नहीं लग रहा है। ओके, सराउंडिंग का साउंड आ रहा है। ओके, देखो भाई अपन है जंगल में रहने वाले आदमी, सराउंडिंग में तो कुछ है नहीं है। कैसी आवाज आ रही है वो? डराना मत है ना। रात को 12 बज रहा भाई है। फुल ऑन अकेला हूँ, फुल ऑन। 3 मंजिला घर में अकेला हूँ एकदम। तो ये मत बोलना कि अजीब सी आवाज आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। पोल में क्या लिखा है शो नहीं हो रहा है। मार्केट्स आफ्टर एफओएमसी बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा मार्केट, ये है पोल। संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा इज जस्ट अ ड्रॉ, इज जस्ट अ टाइम, आप बोलते थे। ओके भाई, पता नहीं, मैंने सुना नहीं। आदित्य सिंह सी बुक्ड at close today, next week puts on this ones are free now। ये देखो भैया, पुट फ्री किए जा रहे हैं लोग कॉल में, बना बना के। ये कमेंट्स पढ़ के दिल खुश हो जाता है। हेज रहो तो गलत मतलब जाए मार्केट, अपने व्यूज उल्टा चल दे, कोई फर्क ना पड़ता है ना। हेज रहो तो हर एक मूव अपॉर्चुनिटी है। बस वो डिसिप्लिन लाना हेजिंग का, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। हेलो माय ब्रदर, आई हैव स्टार्टेड ओनली स्ट्रैंगल्स, नाउ आई एम फाइनली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बहुत बढ़िया। सबका अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, अपना अपना स्टाइल होता है ना। तो जो सही लगे वैसा करो। लाइव ट्रेडिंग में आना है, ओके भाई। भाई देयर इज नो प्रॉब्लम, चलो अच्छी बात है। अदानी एंटरप्राइज फिर से गिरेगा क्या? अदानी के मेंबर्स को पता है, अदानी के कॉल्स ने छप्पड़ फाड़ दिए। 2500 के कॉल्स थे, 2500 के, 2400 के, 2700 के। जबरदस्त बात है। चलो यार, स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले तो अपन बेसिक फंडा क्लियर करेंगे ना, जो लोग भी मार्केट को जिस भी एंगल से देख रहे हैं, मैं सही एंगल से दिखाने की कोशिश करूंगा। ट्राई टू ट्रेड इंडिपेंडेंटली, करंटली फेल्ड बट लर्न अ लॉट, विल इंप्रूव नेक्स्ट टाइम। देखो ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, ट्रेडिंग में मिस्टेक करना, लॉस करना। 90% लोग एज पर से भी डेटा लॉस कर रहे हैं। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। गलतियां होंगी होंगी, है ना। लेकिन व्हाट मेक्स यू डिफरेंट इज कि वो गलतियों को पहचानना, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना। ये दो चीज़ें की तब शुरुआत होती है उसको इम्प्रूव करने की। इंसान का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो गलती मानता ही नहीं है। पहली बात तो उसे लगता है ऑपरेटर ने कर दिया, ये कर दिया वो। तो गलती करना और लॉस करना, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, है ना। बट आपको जो चीज़ डिफरेंट बनाती है कि वो गलती ना रिपीट हो, है ना, उस गलती से सीखा जाए कुछ। तो बहुत लोग, मतलब ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स नेकेड वेकेड जो भी करते थे, ऑलमोस्ट सबने बंद कर दिया। अगर कुछ पुट है तो कॉल जरूर है, और रैली फुल ऑन एंजॉय करना है। ठीक है, इनफैक्ट आने वाले प्रॉफिट सब बड़े दिख रहे हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है यार, पहले हमारे पास 18,000 या 19,000 के पुट थे, अब हम 21,000 के पुट लेके बैठे हैं। तो 18-19 तक तो निकल पड़ेगी। तो ये इस चीज रियलाइज कर रहे हैं लोग। तो हर मूव अपॉर्चुनिटी है अगर हेज्ड है तो। सर हम तो लाइव स्ट्रीम के साथ यूएस 10 ईयर बॉन्ड देख रहे हैं, न्यूज़ का इम्पैक्ट तो पहले वहां होगा। बिल्कुल वही बॉन्ड मार्केट है ना, मूव इंडेक्स पे भी नजर रखो। जो बॉन्ड मार्केट का विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स। विश भी ओके।
सर 10 लाख से स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक, प्लीज़ गिव सजेशन। भाई मेंबरशिप में रहो, है ना, यही सजेशन है फिलहाल, क्योंकि लाइव मार्केट में जो है सब 9 से 3:30 बस जो है सब लाइव में। हाउ टू स्किल वन, शुड आई बोरो मनी? भाई टीम उड़ा दी अगर है वैसे कमेंट। भाई साहब स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की एसेट क्लास है, यहाँ पे हर एक पैसा रिस्क पे है, तो यहाँ पे उतना ही पैसा होना चाहिए जितना आप लूज भी कर दो तो आपकी लाइफ पे, आपकी फैमिली पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। बोरो मनी मतलब क्या बेवकूफ़ी है भाई, ऐसे कमेंट उड़ा दिए करो यार गलती से कोई जोश जोश में सट्टा खेल जाए। मैनी स्टॉक्स आए थे और 80%। ओके, 80 RSI जरूरी नहीं है, 80 RSI है तो भी मार्केट थोड़े दिन तक बना रह सकता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं चार्ट पे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कच्ची डोरियां डोरियां डोरियों से मैं तो बांध ले। देखो भाई पहले तो मैं बड़ी पिक्चर दिखा दूंगा आपको। रुको अभी, रुको अभी, ये मैंने आज मेंबर्स लाइव में भी इस बारे में बात की थी। जिन लोगों को लग रहा है कि निफ्टी मेगा बुल रन में, भाई साहब निफ्टी ने मतलब छप्पड़ फाड़ दिए हैं, निफ्टी तो अल्ट्रा बुलिश और ऐसा बुल रन तो कभी आया ही नहीं, और जो लोग चांद में पहुंच गए ना, भाई मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी बताना चाहता हूँ, है ना, पुराने खिलाड़ी हैं अपन, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ पहले। देखो भाई ये निफ्टी का नॉर्मल चार्ट है और ये वीकली चार्ट है, ठीक है, वीकली चार्ट है निफ्टी का, है ना, और ये कोविड क्रैश आया था 7,500 तक गए थे, है ना, उसके बाद मनी प्रिंटिंग वाला दौर था, लाइफ टाइम हाई, तो तब से ये चल रहा है ना, ये एक नॉर्मल चार्ट है, नॉर्मल स्केल पे। अब अगर हमें ये देखना है कि क्या ये सबसे बड़ी रैली है, क्या इससे बड़ी रैली हुई नहीं, क्योंकि ये देख के तो लग रहा है मतलब, है ना, बहुत स्टीप, और ये रैली छोटी लग रही है जो 2008 के क्रैश के पहले थी, या 2010-11 में, या ये जो 2014 की रैली थी, है ना, और ये 19 की रैली, है ना, 18-19 कोविड क्रैश के पहले की, तो ये देख के छोटी लग रही है ना, ये रैली छोटी लग रही है, और ये रैली कंपैरेटिवली काफी बड़ी लग रही है, कौन सी, ये वाली 16,800-900 से निफ्टी मतलब मार्च में 21,000 आ गया है ना, मतलब 4,000 पॉइंट से ज्यादा। ठीक है, 4,000 पॉइंट यहाँ तो बढ़ा नहीं, यहाँ भी नहीं बढ़ा, यहाँ भी नहीं बढ़ा, तो आपको लगेगा ये सबसे बड़ी रैली है, बट ये सबसे फुद्दू रैली है, एकदम पिद्दी रैली है, मैं बताता हूँ। जो लोग समझदार हैं समझ ही गए होंगे, बट एक 10 रुपए का स्टॉक है, अगर वो 15 रुपए हो जाता है तो सिर्फ 5 रुपए बढ़ा है ना, बट रिटर्न्स देखो तो 50% रिटर्न। वही स्टॉक अगर 100 से 120 हो जाता है तो 20 रुपए बढ़ा है, पहले 5 रुपए बढ़ा था, अब 20 रुपए बढ़ा, आपको लगेगा 4 टाइम ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में वो 20%। तो हमेशा चार्ट को जब भी एक्यूट टर्म्स में देखें तो हमेशा लॉग स्केल पे देखना चाहिए, क्योंकि वो परसेंटेज टर्म्स में बताता है, ठीक है, कि कौन से मूव कितने बड़े हैं। अभी ये आपको एकदम स्टीप रैली लग रही है ये, है ना, ये मैंने पहले से मार्क कर रखे, आज दिन में मेंबर्स लाइक था, मैं सोचा ये एक पॉइंट बता दूं। ठीक है, ये बहुत छोटी सी रैली लग रही है ना, छोटा सा बॉक्स लग रहा है, ये सब एरियाज मार्क कर रखे हैं छोटे, और ये बड़ा लग रहा है ना। अब मैं इसको लॉग स्केल पे करूंगा तब देखना। अब देखो आप, ये आपको दिखेगा फ्लैट, है ना, मतलब कुछ
फ्लैट मतलब हल्का सा बुलिश है ना, कोई बहुत बड़ी रैली जैसे पहले एकदम बड़ी चढ़ाई दिख रही थी ना, वो नहीं। और तब आपको समझ में आया कि ये जो रैली थी ये सबसे बड़ी थी, जो 2008 की क्रैश के पहले 4000 का इंडेक्स 6300 हो गया था। मतलब 2000 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा, है ना। तो ये सबसे स्टीप रैली थी। तो हम भाई उस ज़माने के आदमी हैं, यहीं पे कहीं पे ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और रोज बाय करते थे, कुछ भी नहीं आता था, सैलरी आई बाय, पैसा कहीं से आया बाय, बाय बाय, है ना, और खूब बढ़िया बनाया भी। और उसके बाद इस मूव ने, ये जो क्रैश आया था इसने ट्रेडर बना दिया कि भाई मार्केट ऐसे ही बदनाम नहीं है। ठीक है, तो ये जो रैली है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये और ऊपर भी जा सकती है ना। स्टॉक मार्केट बबल कहाँ एंड होंगे पता नहीं, इसलिए नंगा मत खेलो, गलती से भी नंगा मत खेलना। ठीक है, यहाँ पे जो नंगे खेले सब निपट गए। ठीक है, यहाँ जो नंगे खेले, हम तो नंगे थे भैया, इक्विटी में थे, है ना, सुजलॉन उजलॉन खरीदे थे सब गए, आधे आधे में बेचे। यहाँ पे नंगे बुल निपट गए। तो भैया, चाहे आप बुल हो या बियर, स्टॉक मार्केट को मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना, है ना। लग रहा है सब हरा हरा, ये कब लाल लाल हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये बर्बादी का दूसरा नाम है स्टॉक मार्केट, बहुत सीरियस रहना, ऐसी बदनाम नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ये सिचुएशन है, हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए, थोड़ा और ऊपर जाके करते हैं बात, है ना। 1 मिनट रुकना, कॉल आ रहा है। ठीक है भाई, समझ रहा हूँ ना बात को। इवन ये रैली बहुत बड़ी थी, 9000 से लेके 12000 तक की, है ना, 3000 पॉइंट विच इज 30%। ठीक है, ये रैली बहुत बड़ी थी, 6000 से निफ्टी 9100 तक चला गया था, मतलब 50%, 50% बोल रहा हूँ, हाँ मतलब उतना ही लगभग 3000 पॉइंट। ये रैली उतनी बड़ी नहीं है जो मार्च से अभी तक आई है ना, 16800 900 से 21000, कोई बड़ी रैली नहीं। ठीक है, बट जो भी है बिल्डअप तो है कि, और देखो दूसरी बात, अभी पूरा मास साइकोलॉजी देख लो, पूरा सब यूएस मार्केट में स्पेशली ऑल टाइम हाइस की अब बात हो रही है, हो सकता है आ भी जाए, बट रिसेशन रूल आउट हो गया है कम्प्लीटली, क्रैश की तो कोई बात ही नहीं हो रही है अब। और माहौल एकदम इन्फ्लेशन कंट्रोल में, सब है, पूरा जो क्राउड है सब पूरा बाइंग में है। और यही जो मोमेंट्स होते हैं ना, यही वो टाइम होता है जब पूरा क्राउड एक तरफ हो जाए ना, इंक्लूडिंग सारे एनालिस्ट, हेज फंड्स, ये वो, तभी मार्केट उल्टा भाग देता है ना। तो मुझे तो बहुत हाई कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, बने रहेंगे ना बहुत, बिल्कुल बना रहूँगा मैं तो, हेज पोजीशन रखूँगा, लेकिन क्रैश अपना मिस नहीं होगा। ठीक है, बड़ा पैसा वहीं पर है। तो इसका चार्ट लगा देता हूँ, S&P का रिएक्शन आने वाला रहेगा 2 मिनट में। और इस पे बात करेंगे ना अभी, रेट कट, रेट हाइक, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे तो हर बार FOMC में बात करती हैं कि जब तक रेट कट की बातें ना हो तब तक क्रैश व्रैश भूल जाओ। ठीक है, तो पावल क्या बोलते हैं आज रेट कट के बारे में, है ना। रेट कट को जनरली बुलिश मानते हैं, बट चार्ट देखो आप, तो वो चार्ट पे भी चलेंगे अपन इंटरेस्ट रेट के। ठीक है, मेरा वोट तो भाई नीचे की तरफ ही है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट यहीं से गिर जाए, है ना, और सरप्राइज करे सबको, या फिर एक और बड़ी रैली आए। ठीक है, यूएस मार्केट और 5% भाग जाए इस वीक में, अगले वीक में एकदम तेजी से, और उसके बाद बड़ा फॉल है। ये दो पॉसिबिलिटी है,
रैली वैली का हो गया। ठीक है, देख लेते हैं क्या डिसीजन है। उसमें तो कोई सरप्राइज होगा नहीं, शायद नो चेंज या 25 बेसिस पॉइंट हाइक। हाइक किया तो मुझे लग रहा है बहुत नेगेटिव रहेगा। ये देखो पजू का ग्रीन, मजा आएगा आज S&P का मूव देखने में। असली मूव आएगा पॉवल की स्पीच के बाद से। ब्रिज पटेल भाई, आप केपटाउन में 2 बजे जाग के लाइव रहते थे, वैसा ही हाल है अभी मेरा। रात में सो जाता हूँ मीटिंग की वजह से, आज भी जिंदा हूँ। चलो अच्छी बात है। पोल नहीं दिख रहा भाई, पोल क्यों नहीं दिख रहा भाई? मुझे दिख रहा। ठीक है, क्या डिसीजन आया है? इसमें तो कोई सरप्राइज होगा नहीं। पॉज रेट्स है ना, कोई चेंज नहीं है। तो एज इट इज, एज यूजुअल। इसका मतलब ये कल जो इन्फ्लेशन डेटा हुआ, मार्केट ओवरऑल उसको पॉजिटिव लेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और रेट हाइक करने की अब ज़रूरत है नहीं। अगर हाइक करते तो नेगेटिव होता। बट देखते हैं पॉल क्या बोलता है उसकी स्पीच पे के बाद असली रिएक्शन आएगा। बॉन्ड मार्केट देख लेते हैं क्या चल रहा है। यील्ड्स, इसको इधर देख लेते हैं। सब रेड में, 3% यील्ड्स गिरी है ना, 3%। बहुत ज़बरदस्त गिरी है यील्ड्स है ना। ठीक है, यील्ड्स के गिरने का मतलब क्या है? बॉन्ड मार्केट में डिमांड है ना, इन्वेस्टर बॉन्ड खरीद रहे हैं। और बॉन्ड कब खरीदते हैं? जब इकोनॉमी पे में कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, बट बॉन्ड मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा? कहीं से दूसरे एसेट क्लास से निकल के आएगा। तो गोल्ड वगैरह काफ़ी, गोल्ड हुआ, डॉलर इंडेक्स, ये सारे के सारे ग्रीन तो नहीं रह सकते हैं ना। या तो बॉन्ड गिरेंगे, या मार्केट गिरेगा, या गोल्ड गिरेगा, डॉलर इंडेक्स गिरेगा, कुछ तो होगा। ठीक है, देखते हैं, टाइम है पॉल की स्पीच स्टार्ट होने तक। विक्स में कोई खास रिएक्शन नहीं है। S&P ऊपर है। ये देखो भाई, एक और ये है जंक बॉन्ड बाय ट्रेजरी बॉन्ड्स है ना, ये नेगेटिव है। मतलब कि जंक बॉन्ड से निकल के लोग क्वालिटी बॉन्ड्स में आ रहे हैं। ठीक है, बट ये कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, 1% ही है। 10 ईयर यील्ड्स ज़्यादा गिरी हैं, 2 ईयर यील्ड्स कम गिरी हैं, इसलिए 0.5 से ये 0.47 आया है। एप्पल वगैरह ये सब ग्रीन। मुझे लग रहा है पावल की स्पीच के बाद रिवर्स कर जाएगा मार्केट नीचे। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है और 10-20 पॉइंट ऊपर जा सकता है S&P। ठीक है, आप लोग कमेंट्स पढ़ता हूँ फिर, और चार्ट्स देखेंगे अपन ज़रा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के और इन्फ्लेशन के।
देखो, एक चीज तो मैं अपने वीडियो में बोला है कि जब तक रेट्स हाई हैं और रेट कट की बातें नहीं होंगी तब तक मार्केट गिरेगा नहीं, और जब रेट कट की बात स्टार्ट होती है तभी क्रैश क्रैश आता है। तो अभी तो मतलब पावेल अगर कुछ बोले रेट कट्स के बारे में तो ही कुछ चांस है, अदरवाइज जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक है, जरा S&P के चार्ट्स वगैरह देख लेते हैं अपन, है ना। डेली चार्ट्स देखो, S&P ही ड्राइव करेगा पूरी दुनिया के मार्केट्स को, है ना। निफ्टी में भी कोई करेक्शन विदाउट S&P नहीं आया है। तो कुछ बेसिक मोमेंटम इंडिकेटर्स देख लेते हैं क्या चल रहे हैं। ठीक है, ये इसने क्रॉस कर दिया है पिछला जो स्विंग हाई था 4600 का, है ना, डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया है। और अब ये लाइफ टाइम हाई 4800 है, और एक ये हाई भी क्रॉस कर दिया इसने 4635। ठीक है, कुछ बेसिक मोमेंटम प्राइस मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, उनको देख लेते हैं ना, एकदम बेसिक वाले। देखो भाई, ये है ओवरबॉट में, है ना। और ओवरबॉट में मैं सारे एरियाज मार्क कर देता हूँ। यूएस मार्केट बहुत फॉलो करता है प्राइस एक्शन वगैरह, और ये सब थोड़े से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स हैं उनको। ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं टॉप्स के आसपास ही बने हैं। इनफैक्ट इन मैनी केसेस इसने एग्जैक्ट टॉप भी प्रेडिक्ट कर लिए थे। ठीक है, बट मैंने आई थिंक पब्लिक वीडियो में बताया है कि आरएसआई से अच्छा इंडिकेटर होता है मनी फ्लो इंडेक्स, क्योंकि वो वॉल्यूम भी कंसिडर करता है। मनी फ्लो इंडेक्स देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे खेल है, क्योंकि वॉल्यूम कंसिडर करता है मनी फ्लो इंडेक्स, तो ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर होता है ना। ये जा रहा है नीचे, और ये डाइवर्जेंसेस बने भी रह सकते हैं काफ़ी टाइम, ऐसा नहीं है कोई इमीडिएट ही रिवर्सल आ जाए। मार्केट ऊपर और मनी फ्लो इंडेक्स नीचे, मुझे नहीं लगता टिकेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। ठीक है, और भी बाकी सारी चीज़ें हैं। और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखें, इस पे देख लेते हैं एडीएक्स। एडीएक्स देखो, गजब 45, है ना, ऑलमोस्ट 44। 44 देखो भाई, इतनी, यहाँ ये वो एरिया है जहाँ मोमेंटम जनरली एंड हो जाते हैं, है ना। एक ट्रेंड एंड होता है, एक स्ट्रेच, एक लिमिट तक ही स्ट्रेच कर सकते हो आप। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स करता है, तो 40 से 50 के बीच में वो एरिया होता है, स्पेशली मैच्योर मार्केट जो है यूएस की तरह, जहाँ पर ट्रेंड खत्म हो जाता है ना। 40-50 एडिक सेट किया तो समझो मार्केट रिवर्स। जैसे कि कोविड में देखो, कोविड में कहाँ तक गया था, 48,
है ना, एकदम पी बॉटम पे, वहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ बुलिश। ठीक है, और इवन ये क्रैश के पहले एडीएक्स 41 है ना, 41 42 क्रैश के पहले। ठीक है, जितने बड़े बड़े फॉल हैं या बड़े बड़े बाउंस हैं, ये सब एडीएक्स 40 50 टच करके ही आते हैं। ये देखो अक्टूबर 18, फिर इधर देखो जनवरी 18, है ना, जनवरी फरवरी 18, एडीएक्स इसमें तो बहुत ऊपर चला गया था, 40 50 55 55 चला गया था एडीएक्स, है ना। अभी कितना है, 44 है, तो ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है। वही मैंने बोला कि बहुत बड़ा यूफोरिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा एसएनपी और 5%, मतलब 100 200 पॉइंट। ठीक है, उधर देख लेते, 2008 के क्रैश के पहले भी यहीं से रिवर्स करता था, 45 है ना, 45। ये देखो, ये जो बड़ा फॉल आया ना जुलाई 2008, जुलाई अगस्त 2008, ये वाला जो फॉल है, उसमें एडीएक्स है ना, 2000 क्रैश में भी देख लेते हैं। यहाँ पे उतना ही था ना, तो कुछ रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जब एडीएक्स 40 प्लस आए, तो अभी है ना, और ये बुलिश ट्रेंड मुझे लग रहा है एंड होने वाला है। देखो वैसे तो ये भी एक रैली आई थी, है ना, और यहाँ पर भी एडीएक्स 30 में ही था, है ना, 38 वगैरह, वो नीचे आके फिर से पिकअप कर लिया था। तो देखते हैं वीकली पे भी, देखते हैं इसको, वीकली में तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो डाइवर्जेंसेस आरएसआई, मनी फ्लो इंडेक्स और एडीएक्स में दिखा रहा है नीचे आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, मोमेंटम भी देख लेते हैं, उसके बाद पॉल की स्पीच सुनेंगे। देखो भाई, मोमेंटम ने भी पीक आउट कर दिया ऑलमोस्ट यहाँ पर। ये भी रेयर इंस्टेंसेस हैं जब मार्केट वन वे इतना बड़ा मूव दे। जब भी यहाँ टच किया है ना इसने 300 की रेंज में, 200 300, तो फॉल ही आया है। ठीक है, मोमेंटम में भी डाइवर्जेंस है, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ। ये मार्केट ऊपर भले ही जा रहा है बट मोमेंटम मिसिंग है ना, कैंडल साइज छोटी होती जा रही है। ठीक है, ये अप ट्रेंड कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, एटलीस्ट मोमेंटम इंडिकेटर्स तो यही बोल रहे हैं ना। बाकी वॉल्यूम वगैरह देखते हैं, आज पूरा सेशन बचा है अभी तो यूएस मार्केट में, वॉल्यूम वोलेटिलिटी क्या रहती है। ठीक है, इसको वापस डेली लगा दे, ये मिनट पे ही लगा देता हूँ। थोड़ा बात बात करते हैं, फिर अपन पॉल की स्पीच भी सुनेंगे और दूसरे चार्ट्स भी देखेंगे। बहुत बड़ी स्क्रीन है, गजब है भाई साहब। नंगा बियर को छोड़ेंगे नहीं ये, नंगे बियर को खत्म करके ही मानेंगे, है ना, दुनिया का कोई मार्केट हो। दो रेट कट हो सकते हैं 2024 में, इंडिकेट किया है। देखते हैं पॉल क्या बोलता है। देखो आज टफ क्वेश्चंस फेस करना पड़ेगा पॉल को, क्योंकि यूएस में ऐसा नहीं है कि
कोई क्या बोलते हैं, लिटरेसी वहाँ पे काफ़ी है ना। तो रिपोर्टर्स देखो आप तो टफ सवाल पूछते हैं, तो उनसे पूछा जाएगा ना काफ़ी सारी चीज़ें। नॉर्मली व्हेन yields are below 2% then only crash come very yield rate and actually crash like देखो यील्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, ये सब कोरिलेटेड है। तो अभी पहले 2% में आ जाता था क्योंकि पहले इन्फ्लेशन प्रॉब्लम नहीं होती थी। अभी इन्फ्लेशन अभी भी फेड के टारगेट से ऊपर ही है, ठीक है। और कोर सीपीआई ये सब वो अलग ही है। और ये रिस्क भी है कि इन्फ्लेशन वापस शूट अप कर सकता है। क्यों शूट अप कर सकता है? क्योंकि लोगों के पास जॉब्स हैं, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं है। तो जब तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता नहीं है तब तक लोग खर्चा करेंगे ना, डिमांड रहेगी। तो इन्फ्लेशन पे रिस्क तो है, कभी भी शूट अप कर सकता है। तो इसीलिए फेड रिस्ट्रिक्टिव ही रखता है पॉलिसी। बिलो सर्टेन पॉइंट टू प्लीज कंपेयर सर, हाँ। तो तब की कंडीशन लगती है। आज 21,500 नेक्स्ट वीक की कॉल्स प्राइम है पॉजिटिव न्यूज़ के लिए, अलॉन्ग विद 2,500 पुट इन 2:1 रेशियो। ये सब है, ठीक है। निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं भाई, इसी में लगा लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का डेली चार्ट देखो तो भाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये सब हटाओ, बट ये फंडा समझ गए ना, कोई बड़ी रैली नहीं है भाई, ये नॉर्मल मूव्स हैं। वो तो क्या, ऑप्शन 50-50 के स्ट्राइक पे रहते हैं तो ऑप्शन डबल हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है बहुत बड़ी कयामत कुछ हो गया ये सब, है ना। हर 100 स्ट्राइक में तो लगता है बहुत बड़े मूव आ गए। परसेंटेज टर्म्स में कोई बड़े मूव नहीं है। कल रेड कैंडल बनी थी और आज ये प्राइस रिजेक्शन है ना, ये जो कैंडल है नीचे आ रहा है मार्केट बाइंग। इसीलिए मैंने पब्लिक पोस्ट भी किया था मेंबर्स में भी कि 20,800 के नीचे डिसाइसिवली रहे मार्केट, है ना, ब्रेक करे और उसके नीचे क्लोजिंग दे, तभी कोई नई पोजीशन मोमेंटम के साथ बनती है। अदरवाइज मैंने पिछले 2-3 सेशन में कोई भी नई शॉर्ट पोजीशन ऐड नहीं की है। इनफैक्ट आज 20,800 पे कॉल ऐड कर लेने चाहिए थे, मैंने तो नहीं किए यार, नहीं किए क्योंकि होगा लॉस तो लेंगे अभी। कॉल्स ने जितना देना था दे दिए, पुट के तो कवर हो गए, देखेंगे। पॉल की स्पीच में 10 मिनट बाकी हैं, तब तक कोई क्वेश्चन वोश्चन है तो पूछो। देख लेते हैं यूएस में कौन से स्टॉक्स भाग रहे हैं। गोल्ड में देखो ये जबरदस्त एक्शन है ना। गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट टिकेगा नहीं ऊपर। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर होता ना, यहीं पे ठोक देता S&P 4675 हेज के साथ, है ना। देखो गोल्ड का चार्ट लगाता हूँ, इसका देखो आप, जबरदस्त एक्शन है ना। ये भागे ही जा रहा है ना। S&P को देखो आप तो ये थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन गोल्ड रोक के नहीं रुक रहा। और डॉलर इंडेक्स नीचे, इंटरेस्टिंग है। यील्ड्स भी नीचे ही है ना, यील्ड्स नीचे ही है। देखो एक और चीज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जब तक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता
है ना, तब तक क्रैश वैश भूल जाओ। ठीक है, जैसे कि 2007 ही एरिया में मार्क करता हूँ। ठीक है, ब्लू लाइन जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया था मार्च 2007, है ना, 2007 से। और ये बढ़ना शुरू हुआ था, मार्केट तब पीक कर रहा था। ठीक है, बट अर्ली इंडिकेशन यहाँ से मिल गए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और मार्केट टिकेगा नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ से बढ़ना शुरू तो हुआ है। मार्च 2023 से, है ना, लोवेस्ट था यहाँ पे 3.4%। तो वहां से तो बढ़ा तो है 3.9, स्टडीली नहीं बढ़ रहा बट नीचे। तो जो भी है, मतलब अनलेस ऐसे ये स्टडीली बढ़ता रहे, अगर ये ऐसे 4+ हो जाता है तो अच्छे चांसेस हो जाएंगे क्रैश के ना। फेड भी वही चाह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, लेकिन मनी प्रिंटिंग इतनी कर रखी है कि क्या होता है। पॉवल की स्पीच सुनते हैं थोड़ी देर में, यूएस बैंक्स। ऑयल भी डे हाई। तो अभी तक तो चीजें बुलिश लग रही हैं। देखते हैं पॉल भाई साहब क्या बोलते हैं। बिटकॉइन भी ऊपर ही है। चलो आप लोग कमेंट पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर, है ना, फिर पॉल की स्पीच सुनेंगे। अनफेयर कुछ नहीं होता भाई, अनफेयर कुछ नहीं है। वैसे देखने जाओ तो फेयर अनफेयर की डेफिनेशन सबकी है। यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, तो वही चलाते हैं, है ना। ट्रेन का इंजन है यूएस मार्केट। मिस्टर गोदी ने फेक मार्केट खड़ा कर रखा है। ये तो सब कहने की बात है, लेकिन ये कि इंडिया का डेप्ट 3 टाइम्स बढ़ गया है ना, पिछले 10 साल में जो हमारी उधारी है 3 गुना बढ़ गई है। तो आप पैसा लेते जाओ, आपका घर है, आपके घर में आपको आपके घर वालों की रेपुटेशन अच्छी है ना। आप घर चला रहे हो, आप पड़ोसी से पैसा ले लो, रिश्तेदारों से पैसा ले लो, दोस्तों से, सब दे देंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपके परिवार वालों का भरोसा है। इसी तरह इंडिया में है, यहाँ पे बहुत उधारी पे पैसा हर जगह से मिल रहा है, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स पे सबका भरोसा है।
लेकिन ये सही तरीका नहीं है ना। लेकिन जो भी है, लिक्विडिटी तो बनी हुई है। आप उधारी का पैसा है तो आप उस घर में आप सब कुछ कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। खूब आलीशान शानो शौकत सब दिखा सकते हो, लेकिन है तो उधारी का पैसा। तो वैसे ही कुछ चल रहा है इंडिया में। ठीक है, इसका अंत तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा ना, नो डाउट अबाउट इट। आप ये समझ लो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, और टीम अगर है तो इसका क्लिप निकाल लेना। अगर मार्केट यहीं रहता है 21,000, 22,000, 25,000, अगले 2 साल यहीं रहता है, टिका रहता है, क्रैश नहीं होता है, तो इसका मतलब मार्केट कुछ इम्पॉसिबल सा काम कर देगा। वो इम्पॉसिबल काम क्या है? वो इम्पॉसिबल काम है भीड़ को रिवॉर्ड करना। पिछले 2 साल में एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, सारे इन्फ्लुएंसर्स, फिनफ्लुएंसर्स, ऑटो वाला से लेके सब्जी वाला से लेके कांदा भाजी पोहा नाश्ता वाले से लेके काम वाली बाई से लेके सब कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एकदम ही, मतलब इवन लोअर मिडिल क्लास के लोग आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आते थे। और एसआईपी तो अब ऐसा हो गया है कि भाई मेरे कुछ दोस्त हैं जान पहचान वाले जिनकी मंथली अर्निंग अगर 2-2.5 लाख रुपए है आईटी में, तो 1 लाख की एसआईपी कर रखी है भाई साहब। 1 लाख पर मंथ की एसआईपी कर रखी है। आप ग्रीड का लेवल देख रहे हो। तो मार्केट इस पूरी भीड़ को रिवॉर्ड करे, ये लगभग इम्पॉसिबल है। भाई मैंने तो नहीं देखा। 2007 में बहुत बढ़िया ऊपर गया मार्केट, लेकिन जिंदगी भर का इन्वेस्टर बना दिया। सुज़लोन, यूनिटेक, पता नहीं कौन कौन से स्टॉक में लोगों ने खूब पैसा लगाया था। और ये टॉप म्यूचुअल फंड के कंपोनेंट्स हुआ करते थे, ये उस समय के डार्लिंग स्टॉक्स हुआ करते थे, ब्लू चिप्स, है ना, रिलायंस, एडीएजी ग्रुप के सारे स्टॉक्स, ये सब सबके पैसे डूब गए, म्यूचुअल फंड ये वो सब। तो मार्केट भीड़ को रिवॉर्ड करे ना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगले 2 साल मार्केट यहीं रहे, है ना, और इन सबको रिवॉर्ड करे, तो आप समझो कि कुछ बहुत ही अनोखा हो जाएगा ना, जो कि नहीं, मार्केट के मैकेनिज्म, मार्केट के सिद्धांतों के अगेंस्ट है। मार्केट कभी भीड़ को रिवॉर्ड नहीं करता। अगर मार्केट भीड़ को रिवॉर्ड कर रहा है, वो टाइम बिंग ही होगा, और वो जिंदगी भर की सजा होगी उनकी ना। मार्केट बदनाम है भाई साहब, बहुत बदनाम है। तो आप ऐसे ही नहीं है ना। कोई 50 साल के आदमी से बात करो, 50 प्लस, वो बताएगा। वो आपसे बड़ा इन्वेस्टर रह चुका है, आपसे बड़ा बुल रह चुका है, आपसे बड़े बुल रन देख चुका है। चलो यार, पावल की स्पीच स्टार्ट होने वाली है 2 मिनट में। ऑन करता हूँ, सुनेंगे जरा ध्यान से सुनेंगे, है ना। और उसके बाद देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। भीड़ सेल साइड नहीं है, बाय साइड ही है भाई। एक भाई, मेरे हिसाब से अभी पूरी खत्म नहीं हुआ। अगर बड़ा मतलब करेक्शन आना है तो 2024 में ही रैली करना जरूरी है, फॉर्म अपडेट करना है। हो सकता है, हो सकता है भाई। मार्केट जब ऊपर जाता है और सेंटीमेंट अल्ट्रा बुलिश है, फिर कोई हिसाब किताब थोड़ी रहता है कहाँ रुकेगा। अरे भाई, सब लोग बाय कर रहे हैं, सेल करने वाला वेट कर रहा है। पहले चांद पे पहुंचा, उसके बाद सेल करेंगे, तो फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा ना। ठीक है यार, स्पीच लगा देते हैं पावल की। आवाज क्यों नहीं आ रही भाई?
भाई वॉल्यूम ही नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? एक मिनट। वॉल्यूम भी नहीं आ रहा। आप अपने एंड पे चालू कर लो यार, मैं फिक्स करता हूँ इसको। Progress in bringing it down is not sure, and the forward is uncertain. As we look ahead to next year, I want to assure the American people that we're fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We've raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. Our actions have moved our policy rate well into restrictive territory, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening likely have not yet been felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks that we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of any additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. I will have more to say about monetary policy after we reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has slowed substantially from the outsized pace seen in the third quarter. Even so, GDP is on track to expand around 2.5% for the year as a whole, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below the levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. In a summary of economic projections, committee participants revised up their assessments of GDP growth this year, but expect growth to cool, with the median projection falling to 1.4% next year. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 204,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless below that seen earlier in the year. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up since last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Nominal wage growth appears to be easing, and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap is narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises somewhat from 3.8% at the end of this year आप लोगों को आवाज आ रही है? at the end of next year. Inflation has eased over the past year, but remains above our longer run goal of 2%. Based on the consumer price index and other data,
we estimate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in November, and that excluding volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.1%. The lower inflation readings over the past several months are welcome, but we will need to see further evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. As evident from the SEP, we anticipate that the process of getting inflation all the way to 2% will take some time. The median projection in the SEP is 2.8% this year, falls to 2.4% next year, and reaches 2% in 2026. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we have decreased our securities holdings by more than $1 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. We decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. While we believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. We are prepared to tighten policy further if appropriate. We're committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time, and to keeping policy restrictive until we're confident that inflation is on a path to that objective. In FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate, based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. While participants do not view it as likely to be appropriate to raise interest rates further, neither do they want to take the possibility off the table. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of 2024, 3.6% at the end of 2025, and 2.9% at the end of 2026, still above the median long-term rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. In light of the uncertainties and risks and how far we've come, the committee is proceeding carefully. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. In determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lens with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Rich Reed, Associated Press. I wanted to ask how we interpret the addition of the word any for additional firming in the statement. I mean, does that mean that you're pretty much done with rate hikes and the committee has shifted away
from a tightening bias into a more neutral stance? Thank you. So, specifically on any, we do say that in determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate, so any additional policy firming, that sentence. So we added the word any as an acknowledgement that we believe that we are likely at or near the peak rate for this cycle. Participants did write down additional hikes that we believe are likely, so that's what we wrote down. But participants also didn't want to take the possibility of further hikes off the table, so that's really what we were thinking. Steve Leachman, CNBC. Happy holidays, Mr. Chairman. Fed Governor Chris Waller said that if inflation continues to fall, then the Fed in the next several months could be cutting interest rates. I wonder if you could agree with Fed Governor Waller on that the Fed would become more restrictive if it didn't cut rates if inflation fell. Thank you, sir. So, of course, I don't comment on any other officials, even those who work at the Fed. But I'll try to answer your question more broadly. So the way we're looking at it is really this. When we started out, right, we said the first question is how fast to move, and we move very fast. The second question is, really how high to raise the policy rate, and that's really the question that we're still on here. We're very focused on that. As I mentioned, people generally think that we're at or near that. And think it's not likely that we will hike, although they don't take that possibility off the table. So that's when you get to that question and that's your answer. There's a naturally begins to be the next question, which is when it will become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint that's in place. So that's really the next question, and that's what people are thinking about and talking about. And I would just say this: we are seeing. Strong growth that appears to be moderating. We're seeing a labor market that is coming back into balance by so many measures, and we're seeing inflation making real progress. These are the things we've been wanting to see. We can't know. We still have a ways to go. No one is declaring victory. That would be premature, and we can't be guaranteed of this progress. So we're moving carefully in making that assessment of whether we need to do more or not. That's really the question that we're on. But of course, the other question, the question of when will it become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint in place, that begins to come into view, and is clearly a topic of discussion now in the world, and also a discussion for us at our meeting today. The nature of that discussion today, thank you. Sure. So it comes up in this way today. Everybody wrote down an SEP forecast, so many people mentioned what their rate forecast was, and there was no back and forth, and no attempt to sort of reach agreement, like this is what I wrote down, this is what I think, that kind of thing, and a preliminary kind of discussion like that. Not everybody did that, but many people did, and I would say there's a general expectation that this will be a topic for us looking ahead. That's really what happened in today's meeting. I can't do the head count for you in real time, but that's generally what happened today. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. At this point, can you confidently say that the economy has avoided a recession and isn't heading for one now? And if the answer is no, I'm curious about what you'd still be looking for. I think you can say that there's little basis for thinking that the economy is in a recession now. I would say that. I think there's always a probability that there will be a recession in the next year. It's a meaningful probability no matter what the economy is doing. So it's always a real possibility. The question is it? So it's a possibility here. I have always felt since the beginning that there was a possibility, because of the unusual situation, that the economy could cool off in a way that enabled inflation to come down without the kind of large job losses that have often been associated with high inflation and tightening cycles. So far, that's what we're seeing. That's what many forecasters on and off the committee are seeing. This result is not guaranteed. It is
far too early to declare victory. And there are certainly risks. It's certainly possible that the economy will behave in an unexpected way. It's done that repeatedly through the post-pandemic period. Nonetheless, where we are is we see the things that I mentioned. I'm curious if you're looking back on the past year, you talked about navigating by the stars under cloudy skies. Can you talk about some of the ways in which the economy surprised you most this year, where you thought it would behave in one way and had to pivot to respond? Thanks. So I think forecasters generally, if you go back a year, were very broadly forecasting a recession for this year, for 2023. And not only did that not happen, that includes Fed forecasters and really essentially all forecasters. A very high proportion of forecasters really took very weak growth or a recession. Not only did that not happen, we actually had a very strong year. And that was a combination of strong demand, but also real gains on the supply side. So this was the year when labor force participation picked up, where immigration picked up, where the distortions to supply and demand from the pandemic, the shortages and the bottlenecks, really began to unwind. So we had significant supply side gains with strong demand, and we got what looks like a 2.5% plus or a little more than that growth year at a time when potential growth this year might even have been higher than that, just because of the healing on the supply side. So that was a surprise to just about everybody. I think the inflation forecast is roughly what people wrote down a year ago, but in a very different setting. And I would say the labor market, because of the stronger growth, has also been significantly better. If you look back at the S&P from a year ago, there was a significant increase in unemployment. That didn't really happen. We're still at 3.7%. So we've seen strong growth, still a tight labor market, but one that's coming back into balance with support from the supply side, a greater supply of labor. It's that's what we see, and that I think that combination was not anticipated broadly. Howard Schneider with Reuters, and thanks for taking the questions. I wonder if you could give a little more color or detail on what motivates the lower rates next year. Whether it's a coincidence, for example, that the spread between PCE inflation, core inflation, and the federal funds rate stays constant over the year. Are you simply calibrating against the fall in prices, in the price level that you're expecting, the rate of inflation that you're expecting, as opposed to supporting the economy? Nothing quite that mechanical is happening. The SEP really is a bottoms up, built from the bottom up, right? So I think people are looking at what's happening in the economy, and I think if you look at the big difference from September in the SEP, the expectations for inflation this year, both headline and core, have come down, really significantly in 3 months. That's a big piece of this. At the same time, growth is turned out to be very strong in the third quarter, is slowing, we believe, as appropriate. And we've had several labor market reports which suggest, again, significant progress toward greater balance across a broad range of indicators. You're seeing so many of the indicators coming back to normal, not all of them. But so I think that people look at that and they write down basically each individual writes down a forecast and a rate forecast that goes with that forecast. We tabulate them and publish it. And so it isn't, you ask about real rates, I take it, that is something that we're very conscious of and aware of and monitor, and it's certainly a big part of, it's a part of how we think about things, but really it's broader financial conditions that matter, and as you well know, it's so hard to know exactly, what the real rate is or exactly how tight policy is at any given time. So you couldn't follow that like it was a rule and think that you would get the right answer all the time. And it's certainly something that we're focused on. And indeed, if you look at the projections, I think the expectation would be that the real rate is declining as we move forward. It sounds like the discussion of it that could follow up has already kind of begun. I'm wondering, just related to Steve's question, how the tactics of this play out, given the slowing of inflation and the fact that the deeper you get into 2024, the closer you get to a presidential election. Do you want to front load this, in other words? Yeah, no, we don't think about political events. We don't think about politics. We think about what's the right thing to do for the economy. The minute we start thinking about those things,
we just can't do that. We have to think, what's the right thing? We'll do the things that we think are right for the economy at the time when we think is the right time. That's what we'll always do. So I mentioned we're moving carefully. One of the things we're moving carefully about is that decision over that assessment, really, over whether we've done enough, really. And you see that people are not writing down rate hikes. That's us thinking that we have done enough, but not feeling that really strongly, confidently, and not wanting to take the possibility of a rate hike off the table. Nonetheless, it's not the base case anymore, obviously, as it was, 60, 90 days ago. So that's how we're approaching things. And as I mentioned, we wrote down this SEP, and it talks about people have individual assessments of when it will be appropriate to start to dial back on the tight policy we have in place. And that's a discussion we'll be having going forward, but that's another assessment that we're going to make very carefully. So as time goes forward. Nick Timrose of the Wall Street Journal. Chair Powell, you've argued over the last year that policy tightening started before you actually lifted off because the market anticipated your moves and tightened on your behalf. The market is now easing policy on your behalf by anticipating a funds rate by next September. That's a full point below the current level, with cuts beginning around March. Is this something that you are broadly comfortable with? So this last year has been remarkable for the sort of seesaw thing, back and forth we've had over the course of the year, of markets moving away and moving back and that kind of thing. So, and what I would just say is that we focus on what we have to do and how we need to use our tools to achieve our goals, and that's what we really focus on. And people are going to have different forecasts about the economy, and those are going to show up in market conditions, or they won't, but in any case, we have to do what we think is right. And, in the long run, it's important that financial conditions become aligned or are aligned with what we're trying to accomplish. And in the long run, they will be, of course, because we will do what it takes to get to our goals. And ultimately, that will mean that financial conditions will come along. But in the meantime, there can be back and forth. And, I'm just focused on what's the right thing for us to do. And my colleagues are focused on that too. Markets seem to think inflation is coming down incredibly. Do you believe we're at the point where inflation is coming down incredibly? Listen, I welcome the progress. I think it's really good to see the progress that we're making. I think if you look at the 12-month measure, look at the 6-month measures, you see very low numbers. If you look at 12-month measures, you're still well above 2%. You're actually above 3% on core through November PCE. That isn't to say I'm not calling into question the progress. It's great. We just need to see more. We need to see continued further progress toward getting back to 2%. That's what we need to see. So it's our job to restore price stability, and that it's one of our two jobs along with maximum employment, and they're equal. So we're very focused on doing that. As I mentioned, we're moving carefully at this point. We're pleased with the progress, but we see the need for further progress. And I think it's fair to say there is a lot of uncertainty about going forward. We've seen the economy move in surprising directions, so we're just going to need to see more further progress. Gina Smiley, New York Times. Thanks for taking our questions. In the SEP from today, growth is notably below potential in 2024. If growth were to surprise us again in the way that it has for years now by being stronger than expected next year, would it still be possible to cut rates? Or put another way, is below trend growth necessary to cut rates, or would continued progress on inflation alone be sufficient? So we'll look at the totality of the data. Growth is one thing. So is inflation, so is labor market data. So we look at the totality. As we make decisions about policy changes going forward, we look at all those things, and particularly about as they affect the outlook. So it's ultimately all about the outlook and the balance of risks as well. So that's what we'd be looking for. If we have stronger growth, that'll be good for people. That'll be good for the labor market. It might actually mean that it takes a little longer to get inflation down to 2%. We will get it down to 2%. But if we
we see stronger growth, we will set policy according to what we actually see, and so that's how I would answer it. I guess the question I'm asking, if you don't mind a quick follow-up, I guess the question I'm asking is above trend growth itself a problem? It's only a problem it's not itself a problem. It's a problem insofar as it makes it more difficult for us to achieve our goals. And if you have growth that's robust, what that will mean is probably will keep the labor market very strong. It probably will place some upward pressure on inflation. That could mean that it takes longer to get to 2% inflation. That could mean we need to keep rates higher for longer. It could even mean ultimately that we would need to hike again. It just is. It's the way our policy works. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. How do you interpret the state of the labor market right now? And in particular, you referred even today to evidence that it's coming into better balance. What would you need to see to conclude that it has reached that balance? So on the better balance side, there's just a lot of things. It's you see job growth still strong, but moving back down to more sustainable levels given population growth and labor force participation. The things that are not quite, but let me go on with that list. Claims are low. If you look at surveys of businesses, they're sort of the era of this frantic labor shortage are behind us, and they're seeing the shortage of labor as being significantly alleviated. If you look at shortages of workers, whereas they thought job availability was the highest that it had ever been or close to it, that's down to more normal levels by so many measures: participation, unemployment, so many measures, the unemployment, job openings, quits, all of those things. So wages are still running a bit above what would be consistent with 2% inflation over a long period of time. They've been gradually cooling off, but if wages are running around 4%, that's still a bit above, I would say. And I guess there are just a couple of other. The unemployment rate is very, very low, and these are. But I would just say overall, the development of the labor market has been very positive. It's been a good time for workers to find jobs and get solid wage increases. Jones, Financial Times. I'd say the mood among economists at the moment seems to be one of cautious optimism, which is somewhat corroborated by your forecast, by this sense that we are going to have a soft landing. Yeah, when we hear from the general public, there's a lot of discord about economic conditions. What do you think explains this disconnect, and does it matter for policymakers? It may be. A common theme is that while inflation is coming down, and that's very good news, the price level is not coming down. Prices of some goods and services are coming down, but overall, in the aggregate, the price level is not good. So people are still living with high prices, and that's something that people don't like. And what will happen with that is wages are now real wages are now positive, so that wages are now moving up more than inflation as inflation comes down, and so that might help improve the mood of people. But we see those public opinion surveys. The thing that we can do is to do our jobs, which is to use our tools to foster price stability, which has such great benefits over such long periods of time, and which is the thing that really enables us to work for and achieve an extended period of high employment, which is so beneficial for families and companies around the country. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, on the flip side, if things start to deteriorate rapidly, if we do fall into a recession, if we do start to see unemployment rise at sort of the levels of inflation that we're seeing now, how would you all think about that in terms of rate cuts? Would that be a sign that you've done your job demand-wise? Sorry, if the economy looks like it's starting to fall into recession, if the jobless rate starts to rise?
that's not something we're hoping to see. Obviously, we're hoping to see something very different, which is continuation of what we have seen, which is the labor market coming into better balance without a significant increase in unemployment, inflation coming down without a significant increase in unemployment, and growth moderating without a significant increase in unemployment. That's what we're trying very much to achieve, and not something we're looking to see. But would you take that as a signal that you should cut rates? Obviously what we'll do is we'll look at the totality of the data, as I've mentioned a couple of times, and certainly the labor data would be important in that. And if you can describe a situation like that where if there were the beginning of a recession or something like that, then yes, that would certainly weigh heavily on the decision. Mike McKean from Bloomberg Television Radio. Mr. Chairman, you were, by your own admission, behind the curve in starting to raise rates to fight inflation. And you said earlier, again, the full effects of our tightening cycle have not yet been felt. How will you decide when to cut rates, and how will you ensure you're not behind the curve there? So we're aware of the risk that we would hang on too long. We know that that's a risk, and we're very focused on not making that mistake. And we do regard the two. We come back into a better balance between the risk of overdoing it and the risk of underdoing it. Not only that, we were able to focus hard on the price stability mandate, and we're getting back to the point where, which is what you do when you're very far from one of the two mandates. You're getting now back to the point where both mandates are important, and they're more balanced too. So I think we'll be very much keeping that in mind as we make policy going forward. And the things we'll be looking at, I've already described. We're obviously looking hard at what's happening with demand, and what we see the same thing other people see, which is a strong economy, which really put up quite a performance in 2023. We see good evidence and good reason to believe that growth will come in lower next year. And you see what the forecasts are. I think the median participant wrote down 1.4% growth, but we'll have to see. It's very hard to predict. We'll also be looking to see progress on inflation and the labor market remaining strong, but ideally without seeing the kind of large increase in unemployment that happens sometimes. When you begin the cutting cycle, will it be essentially run the same way you do it now with raising rates, where you basically do trial and error cut and see what happens, or will you tie it to some particular measure of progress? We haven't typically tried to articulate, with one exception, a really specific target levels, which was, if somebody will remember the thresholds that we used in, I guess, 2013. The answer is these are things that we haven't really worked out yet. We're sort of just at the beginning of that discussion. Thank you, Mr. Chairman. Lawrence of Fox Business. So if the Fed cuts rates, as the dot plot is showing, about 75 basis points, does that signal that there's a belief of weakness next year in the economy? It wouldn't, if that were, first of all, let me just say, that isn't a plan. That's just accumulating what people wrote down. So that's not something, this, but allow me to say it again. We don't debate or discuss what the right, whose SEP is right. We just say what they are, and we tabulate them and publish them. So it's important for people to know that. But it wouldn't need to be a sign of, it could just be a sign that the economy is normalizing and doesn't need the tight policy. It depends on the economy can evolve in many different ways, right? So, but it could be more what I just described. Focused on core inflation, we've heard from in other meetings. How sticky is core inflation right now? Well, that's what we're finding out, and we've seen real progress in core inflation. It has been sticky, and famously, the service sector is thought to be stickier, but we've actually seen reasonable progress in non-housing services, which was the area where you would expect to see less progress. We are seeing some progress there, though. In fact, all three of the categories of core are now contributing. Goods, housing services, non-housing services, they're all contributing in different
at different levels, meeting by meeting, or rather report by report. So, yeah. Ms. Ryan, Bloomberg News. Thanks for taking our questions. I just wanted to ask a little bit about, we had some pretty positive data this morning and yesterday. I'm assuming those were not incorporated into the forecasts we see today. But I just wanted to ask, how that kind of adds to your thinking, on the inflation outlook. All right, so we got CPI the morning of the first day, and we got PPI the next day, which informs the translation into PCE. So it's very, very late in the game, but nonetheless, participants are allowed to encouraged to update their SEP forecasts until probably mid-morning today. After that, so staff has to accumulate all of that and create the documents that you see. So until about mid-morning, maybe late morning, it's okay to update. And I believe some people did update their forecasts based on what we saw today. How are you, when you think about, starting to think about the rate cuts next year or whenever they come, how do you think about the economy we're in now post-pandemic? Do you think that there's been significant structural shifts, and is that going to change how you look at a rate cut path? The question of whether there have been fundamental structural shifts is really hard to know the answer, and a very interesting one right now. The one that would affect, the one that comes to mind, though, is just the question of where the neutral rate of interest is. And so, for example, if it's risen, and I'm not saying that it has, but if it were to have risen, that would mean that interest rates would need to be a little bit higher to convey the same level of restriction. The thing is, we're not really going to know that. People will be writing papers about that 10 years from now and still fighting about it. So it's going to be uncertain. So we're going to be making policy in this, difficult, uncertain, really unprecedented environment. Someone once said that the natural rate of interest by its works, and that's really right. But that's very difficult because policy operates with a lag. So it's one of the reasons why we slowed down this year. We started slowing down at this meeting last year, reducing the pace at which we were adding restriction. And over the course of this year, we really slowed down a lot to give those lags time to work. In terms of demand, has demand shifted more away from services into goods? You can make a case for that the shift back into services has not been complete, and it doesn't look like it's ongoing, but I don't know if that's right. Maybe people just bought so much stuff that they temporarily don't want any more stuff. They haven't got any place to put it. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You said back in July that you needed to start cutting rates before getting to 2% inflation. As you mentioned, PCE inflation is now running at 3.5% on core. On a 6-month annual basis, core PCE is running at 2.5%. Though when you look at super core and shelter, they are of course stickier. So in looking at the different components of the data, how much closer do you have to get to 2% before you consider cutting rates? I mean, the reason you wouldn't wait to get to 2% to cut rates is that policy would be too late. I mean, you'd want to be reducing restriction in the economy well before 2%, because before you get to 2%, so you don't overshoot. If we think of restrictive policy as weighing on economic activity, it takes a while for policy to get into the economy, affect economic activity, and affect inflation. So I can't give you a precise answer, but if you look at what's in the SEP, and I think you'll see a reasonable estimate of the time lags and things like that it would take. Percent would be reasonable. I wouldn't want to identify any one precise point, because I would be able to look back then and probably find out that it turned out not to be right. But we'll be looking at it and looking at the broad collection of factors. Chair Powell, Jean Young with Market News. I wanted to go back to the stickiness of inflation question.
Over the past couple of years, a lot of central bankers have talked about the more difficult last mile of getting inflation back down to 2%. Yet it's also been surprising how fast inflation has come down this year. I'm curious, do you think something has changed in our understanding of inflation? Or do you subscribe to this notion still, or is it something different about the U.S. economy? I think I think that's, we felt since the beginning that it would be a combination of two factors. The first factor is just the unwinding of what happened in the pandemic, the distortions of supply and demand. And the second thing would be our policy, which was weighing on aggregate demand and actually making it easier for the supply side to recover because of lower demand. We thought those two things were going to be necessary. Sorry, say the last part of your question again. If there was something different about the U.S. economy. Yeah, so it's not that it may or may not be different, the U.S. economy being different. I think that this inflation was not the classic demand overload, pot boiling over kind of inflation that we think about. It was a combination of very strong demand, without question, and unusual supply side restrictions, both on the goods side but also on the labor side, because we had a participation shock. So this is just very unusual. And we had the view, my colleagues and I broadly had the view that we could get a lot of, we had essentially a vertical supply curve, because you ran into the limits of capacity at very low levels because there weren't workers and because people couldn't, the supply chains were all broken. So we had the view that you could come straight down the vertical supply curve to the extent demand reduced. And, something like that has happened. It happened so far. The question is, once that part of it runs out, and we think it has a ways to run. We definitely think that the sort of supply chain and shortages side has some ways to run. Does the labor force participation have much more to run? It might. Immigration could help, but it may be that at some point you will run out of supply side help, and then it gets down to demand, and it gets harder. That's very possible. But to say with certainty that the last mile is going to be different, I'm reluctant to suggest that we have any certainty around that. We just don't know. I mean, inflation keeps coming down. The labor market keeps getting back into balance. And, it's so far so good. Although we kind of assume that it will get harder from here, but so far it hasn't. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. Megan Casella with Barron's. I want to ask about the balance sheet, given the Fed's focus now on proceeding carefully and considering rate cuts. And can you talk us through what the latest thinking is, and has there been any consideration of altering the pace of quantitative tightening at all? We're not talking about altering the pace of QT right now, just to get that out of the way. So balance sheet seems to be working pretty much as expected. What we've been seeing is, that we're allowing runoff each month. That's adding up. I think we're close to 1.2 trillion now. That's showing up. The reverse repo facility has been coming down quickly, and reserves have been either moving up or, as a result, or holding steady. At a certain point, there won't be any more to come out of, and there'll be a level where the reverse repo facility levels out. And at that point, reserves will start to come down. We still have, that we intend to reduce our securities holders until we judge that the quantity of reserve balances has reached a level somewhat above that consistent with ample reserves. And we also intend to slow and then stop the decline in size of the balance sheet when reserve balances are somewhat above the level judged to be consistent with ample reserves. We're not at those levels. With reserves close to $3.5 trillion. We don't think we're at those reserves. There isn't a lot of evidence of that. We're watching it carefully, and so far it's working pretty much as expected with it. Adjusting that thinking at all by the time you're considering or moving forward with rate cuts, is that time to rethink, or are you still going to follow that thinking? So
I think they're on independent tracks. You're asking though the question. I guess you're implying the question of can you continue with QT at such time QT, which is a tightening action, at such time as policy is still tight. And the answer is it depends on the reason. You know, if you're cutting rates because you're going back to normal, that's one thing. If you're cutting them because the economy is really weak, so you can imagine you have to know what the reason is to know whether it would be appropriate to do those two things at the same time. Thanks very much. हाँ भाई, कितने उल्लू अभी भी जाग रहे हैं यार? 1:45 बज गए। कितने उल्लू जाग रहे हैं? कहाँ गया लाइव स्ट्रीम? है भैया अभी भी 100 के आसपास। तो भैया इसको सिंप्लीफाइड वे में बोलें तो पॉल साहब एकदम बोल रहे कंट्रोल में है ना? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, उनको जॉब लॉस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट भी ना बढ़े। सॉफ्ट लैंडिंग वाला बेसिकली बोल रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। और थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली किसी ने, एक रिपोर्टर ने पूछा रिसेशन के क्या चांस है, बोले प्रोबेबिलिटी तो है ऐसा वैसा, बट इनके बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा कि कोई मतलब कॉन्फिडेंट है ना। एक चीज़ आपको, एक चार्ट ज़रूर दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, इंटरेस्टिंग चार्ट है फेड की बैलेंस शीट का, है ना। बैलेंस शीट के सवाल पे थोड़ा सा भाग रहे थे, अगर आपने बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा नोट किया हो कि बैलेंस शीट जो इनकी गिर रही है ना, उसका क्या इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल मार्केट में। ये देखो बहुत रैपिडली बैलेंस शीट इनकी कम हुई है ना। और ये था भी, ये देखो कोविड के बाद से जितनी भयानक तरीके से बढ़ाई थी है ना, मार्केट उस प्रोपोर्शन में भागे भी थे। फिर अप्रैल 22 से जो इन्होंने बैलेंस शीट रिड्यूस की है ना, 2022 में 30% करेक्शन आ गया था, 25%, नास्डैक में 30%। ठीक है, तो अभी ये रैपिडली इनकी बैलेंस शीट गिरी है। तो एक रिपोर्टर ने यही सवाल पूछा कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, और क्या आप प्लान कर रहे हो कि ये बैलेंस शीट इसी तरह से आप रिड्यूस करोगे, कहाँ तक करोगे, ये सब है ना। एकदम क्लियर जवाब तो नहीं दिया, बट अपन चार्ट पे देखते हैं कि बैलेंस शीट रिडक्शन का स्टॉक मार्केट पे क्या असर होता है ना। एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, बट थोड़े बहुत लैग के साथ जरूर काम करती है। अल्टीमेटली इट इज मनी सप्लाई। देखो हिस्ट्री में बहुत ही कम ऐसे मौके मिल रहे हैं कि ये इतना ओवरसोल्ड, मतलब इतनी तेजी से ना। यहाँ पे रिड्यूस की थी 2018 में, उसके बाद 2022 में, और अब कर रहे हैं ना मिड 23, ऑलमोस्ट 23 पूरा साल। ठीक है, तो अगर कंपेयर करें अपन ना, ये सारे एरियाज मार्क भी कर सकते हैं ना। इसको अगर अपन निफ्टी से ही कंपेयर करें कि भाई क्या फर्क पड़ता है बैलेंस शीट रिडक्शन से। बैलेंस शीट के पीक्स कहाँ रहे हैं वो देख लेते हैं।
ठीक है, ये छोड़ देते हैं। यहाँ पे भले ये RSI इतना दिखा रहा है लो, बट ऑलमोस्ट एक स्टैग्नेंट ही थी, है ना। बैलेंस शीट धीरे धीरे कम हो रही थी, और आप देखो इस पूरे फेज में निफ्टी रेंज में था, है ना। बैलेंस शीट ऑलमोस्ट स्टडी, निफ्टी भी कोई बहुत बड़े मूव्स नहीं थे। इसको यार लॉग स्केल पे ही करें, है ना, बेटर रहेगा। ठीक है, उतना कोई खास फर्क नहीं है, निफ्टी भी रेंज में ही रहा। यहाँ से बैलेंस शीट कम हुई थी, है ना। 2018 में QT किया था, है ना, आपको पता है। ठीक है, पहले भी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ। 2018 में ये इन्होंने बैलेंस शीट रिडक्शन किया था। ठीक है, अब बैलेंस शीट जब ये रिड्यूस कर रहे थे, इकोनॉमी बढ़िया चल रही थी, ऐसा लग रहा था कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर मई 2018 से अगस्त तक स्टॉक मार्केट जम के भागे, है ना, जैसे अभी भाग रहे हैं। लेकिन सितंबर अक्टूबर 2 महीने में ही 20% गिर गए थे, है ना, मार्केट। तो 20%, है ना। ये तब ये रेड में आ गया था, मतलब। ठीक है, तो 2018 QT जब स्टार्ट किया था, सब बढ़िया था, मार्केट रैली कर रहे हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग है, जॉब डेटा स्ट्रांग है, सब यही सेम कमेंट्री जैसे अभी थी, उस समय भी यही होती थी। ठीक है, तो मार्केट भागता तो रहा, लेकिन टिक नहीं पाया, कि अल्टीमेटली फेड की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है लिक्विडिटी कितनी रहेगी सिस्टम में। कहीं ना कहीं जाके वो फिजल आउट हो जाती है। तो ये हुआ था सितंबर अक्टूबर में, सॉर्ट ऑफ रीसेट हुआ था, है ना। और फिर QT रोक दी थी फेड ने, है ना, या कम कर दी थी, जो भी है। तो मार्केट स्टेबल हो गया, जो भी है। कोविड में फिर से क्रैश आ गया ना। ये क्रैश शायद समझ जाता अगर बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग होती जो यहाँ थी, बट तब यहाँ पे थी। फिर उन्होंने मनी प्रिंटिंग जो स्टार्ट की, एकदम रॉकेट, है ना। फिर यहाँ कहीं पीक हुई बैलेंस शीट फरवरी मार्च 2022 में, और US मार्केट 30% तक करेक्ट हुए थे, निफ्टी भी 3000 पॉइंट गिरा था। ठीक है, उसके बाद इस साल अप्रैल 2023 में पीक की थी, है ना, बैलेंस शीट। और अभी वैसे ही सीन चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, है ना, 7-8 महीनों से, कि बैलेंस शीट नीचे और मार्केट ऊपर। कुछ कुछ इसी तरह का, जैसे मार्क कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर था। ठीक है, दिख रहा होगा आपको चार्ट पे, है ना। बैलेंस शीट रिड्यूस हो रही थी, मार्केट भाग रहा था, है ना। बट एक पॉइंट आया जब मार्केट गिर गया। तो वैसे ही कुछ मुझे लग रहा है अगले 3-4 महीनों में सब लोग पॉजिटिव हैं यार, सब लोग एकदम बुलिश है ना। बैलेंस शीट नीचे जा रही है ना, मनी सप्लाई कम हो रही है, गोल्ड बॉन्ड मार्केट में पैसा जा ही रहा है ना। यील्ड्स की बुरी हालत है, देखो यील्ड्स 4.04, जबरदस्त क्रैश। इसका भी चार्ट देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है ना। बट आई होप ये बैलेंस शीट का फंडा आपको समझ में आ गया। अभी रेड में है ना। जब ये रेड 2022 में आया था, तो US मार्केट जम के गिरे थे। हमारे यहाँ तो शेल कंपनीज का अलग खेल चल रहा था। अभी ये रेड में है, डेंजर जोन में है मार्केट, आप ये समझ लो। भले ही सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं, है ना, गोइंग बाय हिस्ट्री। और ये देखो यील्ड्स,
यील्ड्स का इतनी तेजी से गिरना कुछ उसी तरह से जैसे कि आपका वजन 80 से 60 हो जाना एक हफ्ते में। यील्ड्स बहुत तेजी से गिर रही हैं, इसका मतलब बॉन्ड मार्केट में पैसा बहुत तेजी से जा रहा है ना। बॉन्ड मार्केट को मतलब लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट माना जाता है ना, मतलब इन्वेस्टर्स आर रनिंग फॉर सेफ्टी। ठीक है, तो बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों साथ में भागें ये रेयर होता है ना। अगर एक भाग रहा है दूसरा नीचे आता है, दोनों कुछ टाइम साथ भाग सकते हैं फिर नीचे आ जाता है, एक में एक नीचे आता है। ठीक है, अगर रिस्क ऑन मूव है बिग प्लेयर्स का तो बॉन्ड मार्केट नीचे आता है, सेफ्टी का है तो फिर स्टॉक मार्केट। देखो ये यील्ड्स का इतनी तेजी से गिरना है ना, जैसे कि भाई मैक्रोस तो क्लियर, आई थिंक इतना क्लियर बोल रहे हैं है ना। यील्ड्स बहुत तेजी से नीचे आई थी इस समय 4.22 से 3.41 है ना 2022। उस समय निफ्टी भाग रहा था और यहीं कहीं इसने टॉप बनाया जब यील्ड्स का आरएसआई यहाँ आ गया है ना, ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड टच कर रहा था ये है ना, एग्जैक्ट वहीं पर टॉप बनाया निफ्टी ने। ठीक है, कुछ कुछ वैसे ही सीन अभी बन रहा है, यील्ड्स बहुत तेजी से नीचे आए है ना, आरएसआई भी ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड टच करने वाला है डेली पे, निफ्टी रैली कर रहा है। मुझे तो भाई बड़ा इजी ट्रेड लगता है ना बैठे तो हैं यार, देखते हैं। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ साइन मिल नहीं रहा। S&P थोड़ा नीचे तो आया था, आया है नीचे, आ रहा है नीचे है ना, अगर बोल रहा था टिकेगा नहीं, ऊपर चला जाए लेकिन टिकेगा नहीं 4688। मैक्रोस तो भाई चीख के चिल्ला के बोल रहे हैं एकदम कि ठाकुर तो गियो। ये देखो यील्ड्स यहाँ तेजी से नीचे आए थे है ना, और जब इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड लेवल पे आया है ना इधर, तो थोड़ा सा ऊपर गया निफ्टी, फिर ये फॉल ये वाला है ना। और पीछे चले, और कोई बड़े फॉल यील्ड्स में दिख नहीं रहे इधर है ना, कुछ जैसे कि अभी है ऐसे तो दिख नहीं रहे। ये देखो यहाँ पर भी यील्ड्स नीचे तो आई थी, कोविड क्रैश का अच्छा इंडिकेशन बॉन्ड यील्ड्स ने दे दिया था ना। इस समय यील्ड्स कुछ 1.96 से गिर के 1.5 है ना, मतलब अच्छी खासी गिरी थी यार है ना। यील्ड्स 20% के आसपास गिर गए थे यील्ड्स, जैसे कि अभी है ना। अगेन इसको लॉग स्केल पे करें यार, लॉग स्केल पे ही देखना चाहिए चार्ट्स आइडियली। हाँ लॉग ही है, ठीक है। ठीक है, तो यील्ड्स करीब करीब 20% गिरे थे ये 2 से 1.5 1.6 है ना, कोविड क्रैश के पहले। यील्ड्स का गिरना मतलब क्या कि पैसा सेफ्टी की तरफ जा रहा है, सेफ्टी मतलब बॉन्ड मार्केट। यील्ड्स का इतनी तेजी से गिरना कभी अच्छा नहीं होता, इसीलिए ये ओवरसोल्ड में आए या ओवरसोल्ड के आसपास आए यील्ड्स, इट इज अ बिग वार्निंग है ना, बिग अलर्ट है ना। बहुत सारे टॉप्स देखो आप मार्केट के वहीं दिखेंगे जब आरएसआई जो है यील्ड्स का ओवर सोल्ड में आया है। ये देखो ये वाला जो हाई था जून 2019 का, उसके बाद जो फॉल आया है ना, यील्ड्स ओवरसोल्ड में थे। इधर भी रहा ओवरसोल्ड तो मार्केट रेंज में ही रहा है ना। ये देखो यहाँ पर भी ओवरसोल्ड में रहा लगभग, निफ्टी का पीक बना और बहुत बड़ा फॉल।
छोटे छोटे ड्रॉप्स भी इसने पकड़े हैं। कई बार गेम थोड़ा लंबा भी खिंच जाता है। यहाँ देखो यील्ड्स ओवरसोल्ड में आ गए थे बट मार्केट रैली करता बाद में गिरा। इवन 2015 जो बहुत बड़ी रैली आई थी ना, उसका टॉप भी इसने ही पकड़ लिया था लगभग। तो यील्ड्स अगर ये चार चार के भी नीचे जाते हैं, गिरते रहते ना भाई साहब, 15-20% तो कहीं नहीं गए। ठीक है यार, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं मेंबर्स लाइव में 9 बजे। आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ कुछ, है ना। बट मैक्रोस तो भाई एकदम चीख चिल्ला के बोल रहे हैं। डॉलर इंडेक्स का गिरना, एक और इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूँ। S&P डिवाइडेड बाय डॉलर इंडेक्स, ये कुछ इस तरह का हुआ कि इंडिया का रुपया तो कमजोर हो रहा है लेकिन स्टॉक मार्केट भागे जा रहा है ना। तो ये चीजें टिकती नहीं है। ठीक है, इसका RSI भी ओवरबॉट में है ना। इसका RSI ओवरबॉट में है और ये बहुत प्रिसाइसली निफ्टी के टॉप्स पकड़ता है। डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना मतलब जो भी है ग्लोबल करेंसी है, बहुत तेजी से गिरे। अगर डॉलर इंडेक्स है ना बहुत स्टेडली गिर रहा है तो ठीक है, अच्छा रहता है वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, है ना। बहुत तेजी से गिर रहा है, वही वेट लॉस वाला फंडा। अगर आप 80 kg से 70 kg 2 महीने में आ रहे हो तो हेल्दी है, लेकिन 2 दिन में आ रहे हो तो जानलेवा है। इवन कोविड क्रैश के पहले डॉलर इंडेक्स वीक हो गया था बहुत, है ना। कोविड क्रैश के पहले दिसंबर जनवरी 19 में ना RSI ओवरबॉट मास्टर्स का। तो मैक्रो आप जो भी देख लो, है ना, पॉइंट आउट करना ये मार्केट नीचे आने वाला है। आई डोंट नो क्या ट्रिगर होगा, आई डोंट नो कितने ऊपर जाके नीचे आएगा, और आई डोंट नो आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन मैं जो चार्ट्स हैं वो आपके सामने बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इस हिसाब से मेरी पोजीशंस भी हैं। ठीक है, हेज पोजीशन थोड़ी कम कर दी, 20% कॉल्स रखता था, अभी 10% है, क्योंकि कॉल्स ने ऑलरेडी दे दिया है ना। बट अभी पुट का पोजीशन साइज अच्छा है, तो क्यों झूठ बोलूं भाई। अगर मार्केट बढ़ता है यहाँ से, है ना, 22,000 की तरफ जाता है, तो कॉल्स में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ जितना पुट में लॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉल्स अब मेरे पास उतने नहीं है जितने 18,900, 19,000, 19,500 पे लिए थे। ठीक है, उतने नहीं, उन सब में बुक कर लिया। और यहाँ पे पुट की पोजीशन साइज एग्रेसिवली बढ़ा दी है 20,800 पर। तो यहाँ से कोई भी रैली मेरे लिए पेनफुली होगी, है ना। और काफ़ी कुछ, वो तो रिस्क है यार। और यहाँ से थोड़ा सा भी करेक्शन आया, है ना, 20,500, 20,000 तक आ गया, तो फिर तो भाई साहब, है ना, ट्रेड बुक है मेंबर्स देखते हैं रोज ट्रेड बुक, मज़ा ही आ जाता होगा। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही है। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। पाकिस्तान बुल मार्केट अहेड ऑफ इंडिया, देखो ये पाकिस्तान का मार्केट, है ना वो थोड़ी मोदी जी चला रहे हैं पाकिस्तान का बुल मार्केट अलग ही जोन में है, ऐसा है भाई। पोजीशन तो ऑलरेडी है, कैन वी इंक्रीज पोजीशन इन पी साइड। भाई मेरा कमिटमेंट है 20,800 तोड़ेगा ना निफ्टी और डिसाइसिवली तोड़ेगा, तभी मैं पुट साइड की नई पोजीशन बनाऊंगा। मेरे पास ऑलरेडी है और मैं उसमें ट्रैप्ड होना पसंद करूंगा, ना कि पोजीशन साइज और बढ़ाना। ठीक है, कंट्रोल में रहना चाहिए चीजें। क्या पता यार भाई 22-23,000 आ गया तो फिर जरूर कॉल्स जो 10% है ना वो भी बहुत दे देंगे प्रॉफिट जम के। ठीक है, आफ्टर लिसनिंग टू फेड आई थिंक आई वोंट गेट अ जॉब दिस ईयर।
Aryan Malhotra, everything is distorted. Gold up, bond yields up, US market up. Seems like it is a blow up only before the mega crash. If gold and US yield curve continues to go up. देखो एक चीज मार्केट को शायद बहुत हर्ट करेगी, जो फिर इसने पॉवेल ने बोला, कीपिंग इंटरेस्ट रेट हायर फॉर लॉन्गर। जितने लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे ना, उतना ही इंटरनल डैमेज होगा, है ना, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना कॉर्पोरेट्स के लिए अच्छे होते हैं ना कंज्यूमर के लिए। कंक्लूजन तो भैया यही है कि सेंट्रल बैंक तो डोविशी है ना, मतलब वो लोग पॉजिटिव है इकोनॉमी को लेके सब है, बट जो मैक्रोज हैं, डॉलर इंडेक्स हुआ अपना, गोल्ड हुआ, है ना, बॉन्ड मार्केट हुआ, ये सब बता रहे हैं कि मार्केट बहुत क्लोज है गिरने के, है ना, बहुत क्लोज है। और बस ये है कि गिरता है तो एक ब्लो ऑफ टॉप बना के गिरता है। अब ये टॉप 46,700 आज टच किया है S&P ने, ये 4800 जाके गिरे या जो भी है, लेकिन फॉल आएगा, बड़ा आएगा इस बार, है ना, पिछली बार जैसे छोटू मोटू फॉल नहीं आएंगे। निफ्टी रिस्क मैनेजमेंट सी विल रिवॉर्ड अगेन, वो तो है ही यार। देखो कल मार्केट रैली कर दिया तो क्या, जिसके पास कॉल से वो बुक करेगा कॉल्स में, और क्या, और विदाउट एडिंग फंड्स, वही जो कॉल से प्रॉफिट का पैसा होगा उसी से नए ट्रेड्स बनेंगे, है ना, ऐसे ही होती है ट्रेडिंग। ठीक है यार, क्लोज करता हूँ। मेंबर्स कम्युनिटी पोस्ट में सुबह 9 बजे पोस्ट करूँगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये होगी, कल का इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा निफ्टी का। अभी भी क्लोजिंग में थोड़ा, क्लोजिंग हो गई है ना ऑलमोस्ट, यूएस मार्केट फ्यूचर्स कैसे रहते हैं सुबह देखेंगे, बट क्लोजिंग होने वाली है ना, शायद आधा घंटा बचा है यूएस में। अगर निफ्टी कल कोई साइंस ऑफ बुलिशनेस दिखाता ही नहीं है, एकदम थकेला टाइप, जो कि मोमेंटम इंडिकेटर बता रहे हैं, भले ही निफ्टी ने बाउंस मारा आज इंटरडे लो से, अगर कल का मार्केट डल रहता है, रेड कैंडल बनती है, प्रेफरेबली आज के लो से नीचे क्लोजिंग होती है कल, तो मैं शायद एग्रेसिवली नई पोजीशंस बना लूंगा, आइडियली 20,800 के नीचे। और अगर बुलिश रहता है तो फिर मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, फिर या तो बहुत बड़ी रैली आए तब कॉल स्मॉल्स बुक करेंगे, देखा जाएगा ना। यहाँ से बहुत बड़ी रैली के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं निफ्टी में। आई थिंक बियर्स विल बी रिवॉर्डेड, है ना, मैक्रोस यही बोल रहे हैं। जितने हो सकता है 4800 अब, क्योंकि डाउ ने लाइफ टाइम हाई मारा है, S&P मार सकता है 1-2 सेशन में नेक्स्ट वीक में, निफ्टी भी शायद 21,300 400 टाइप्स 500 ये भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद जो फॉल होगा ना वो बहुत ही फास्ट होगा। चलो भाई, है ना, मिलते हैं कल मेंबर्स कम्युनिटी पोस्ट में। गुड नाइट।